मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कृष्णा अग्निहोत्री द्वारा लिखा उपन्यास पंचम की फेल का अगला भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। जिंदगी की गाड़ी दो संतुलित पहियों पर प्रसन्नता से चल पड़ी। अब मगरू को गरम खाना मिलता। अलका माँ को नहला धूप में बैठा देती। उसके पास स्कूटी थी तो चाय बनाकर बस 10 मिनट में माँ को भी देख आती। वर्ष गुजरा, पता ही न चला। मगरू व अलका एक दूसरे से गुंधे मस्ती से जी रहे थे। फेल के एक कोने में उन्हें छोटे छोटे 3 कमरों का घर मिला। सामने लकड़ी की जाली का बरामदा था, वहीं माँ का पलंग डाल दिया गया। अरसे के बाद 2 पक्षी उड़ान भरते, दाना चुगते, पैसे बचाने के लिए कभी गोलगप्पे खाते तो कभी भेल। फेल में उन्हें जोड़ा नाम दिया गया। अचानक एक दिन खुफिया पुलिस ने रात में उनके छोटे से घर पर छापा मारा। अलका को गिरफ्तार कर ले गए। दूसरे ही दिन मगरू को एसपी खन्ना ने बुलाया। वह घूर कर पूछा, तुम अलका को कब से जानते हो? साहब, यही पुलिस थाने से पहचान हुई थी। तुम नहीं जानते कि ये आदिवादी नक्सली है जो यहाँ गुप्तचरी कर हथियारों को उन्हें भेजने का काम करती है। नहीं जानता। मगरू की टांगें कांप रही थी। जाओ देखो उसकी दशा। तुम्हारे किसी कार्य से भी हमें संदेह हुआ तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। मगरू जेल के गुप्त कमरों में गुजरा तो वहाँ अलका को अर्धनग्न अवस्था में देखा। उस पर बिजली के झटके लगाए जा रहे थे। इंट्रोगेशन कमरा यानी यातना सेंटर अलका की चीखों से गूंज रहा था। मगरू की आंखों से पट्टी हटी तो वो पत्नी की ऐसी हालत देख जड़ हो गया। उसे भय हुआ कि कहीं अब उसे नाखून उखाड़ने यातना सेंटर न ले जाएं। अलका को उसे भी तो अपना इतिहास बताना था। अलका रोकर बोली, मैं तो जंगल से भागकर थाने पर सुरक्षित रहकर काम कर रही थी। तुझसे मुझे साची प्रेम है। नक्सली मुझे छिंदवाड़े की पाठशाला से लौटते समय उठा ले गए। हफ्ते दर हफ्ते मेरा रैप करते रहे। भोजन पानी, झोपड़ा, पलंग भी था, परंतु इतने लोगों का अत्याचार मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। मुझे क्या पता था कि झूठी खबरों के आधार पर यहाँ भी मेरी दुर्गति होगी। छुड़ा लेना मगरू, मैं निर्दोष हूँ। छुड़ाने की क्या बात है? मुझे डर है कि तुझे कहीं वह मुझे गुप्त नरक में न रखें। तेरे पर यह जुर्म लगाया किसने? वो तेरे मोटे थानेदार ने। यहाँ भी आता है, मुझे सब जगह छू हंसता है। ले साध्वी का मजा। ऐसन मारपीट से तो मैं निर्दोष होकर भी जबरदस्ती जुर्म क्यों कबूल लूँगी? हिम्मत न हार, मैं कुछ सोचता हूँ। मगरू उस शाम फेल वार्ड के एमएलए के पास गया। कहने को फेल के एमएलए थे, पर चुनाव में वोट मांगने वही दिखते रहे। तब भी मगरू हिम्मत कर पहुंचा। वर्मा जी उसे देखकर आश्चर्यचकित थे कि फेल से किसी की हिम्मत कि वह उनसे थानेदार की शिकायत करे। तब भी उन्होंने धीमे स्वर में हंसकर पूछा, क्या हुआ? अच्छा, पत्नी भक्ति का केस है, करूँगा कुछ। और वे उठकर भीतर चले गए। कभी पंडित गोपाल से टकरा गए तो उसने तुरंत कहा, नेता अफसर पाठ दो। चक्की है ये तंत्र, जनगढ़ गेहूँ सा पिसे, यही आज का तंत्र। हाँ पंडित जी, यहाँ कमरे में कई व्यक्ति लहू लहान हो काँप रहे थे। हाँ पंडित जी, वहाँ कमरे में कई व्यक्ति लहू लुहान हो काँप रहे थे। अब बचुआ, ये सब पुलिस कार्यवाही है, मैं बात करूँगा कप्तान से। सचमुच गोपाल अपनी सदा सहता सहित एसपी साहब के यहाँ गए। सदा की भांति कई कविताएं सुनाई। खूब मन से कप्तान साहब लोटन कबूतर बने। तब सारा किस्सा सुन बोले, सच है, यदि अलका के विरुद्ध कोई साक्षी नहीं तो मैं हेड कांस्टेबल व थानेदार की खबर लूँगा। अलका छूट जाएगी। सच में अलका निर्दोष निकली और छूट गई। घावों व गुप्तांगों में मिर्च भरने से वह पीड़ित थी। मगरू ने उसे अस्पताल में भर्ती किया। फेल के कई पड़ोसियों ने उसे अपनी जमा पूंजी से उधार देकर उसकी मदद की। पुनः वह जोड़ा हरा भरा उड़ने लगा। दोनों की शाम मदद करने वालों की उधारी चुकता करते रहते बीतती। लेकिन अलका की बच्चेदानी बुरी तरह खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि उसका एक ऑपरेशन होगा व उसे आराम करने की भी आवश्यकता है। एसपी साहब ने अपनी गलती के लिए पछतावा कर उसे 3 माह की छुट्टी दे दी।
लेकिन अब रुपए का अभाव प्रारंभ हो गया, इसीलिए मंगरू यदा कदा मौका मिलते ही 50-60 रुपए की घूस लेने लगा। उसे ये भी समझ आ रहा था कि अलका अब माँ नहीं बन सकती। अलका भी बार बार मंगरू पर दबाव बनाती कि वह दूसरी शादी कर ले, पर मंगरू दिल का अच्छा बंदा था, सो वह इस सलाह को नकार किसी बच्चे को गोद लेने का मन बनाने लगा। इत्तेफाक से वो नाइट ड्यूटी से लौट रहा था तो बीहड़ में बने एक शिव मंदिर में बैठ सुस्ताने की सोची। जैसे कि बरामदे में बढ़ा कि शिव मूर्ति के पीछे एक पन्नी में नवजात शिशु बंधा मरणासन्न हो रहा था। मंगरू ने तत्काल पन्नी से उसे निकाल शुद्ध हवा में रखा। यहाँ पर मिस प्रिंट है, पन्नी की जगह पर पत्नी लिखा है, इसीलिए बार बार गलत हो रहा है। अलका ने उसे घर में रखे हुए एक कप दूध को ठीक कर रुई के फाय से बच्चे के मुंह में दूध पिलाया तो बच्चे ने मुंह खोला, हाथ पैर सीधे किए, नींद लेता मुस्कुराने लगा। मैं इसे मन से पालूंगी, मैं भी सगे बाप का फर्ज अदा करूंगा, खूब पढ़ाऊंगा। बूढ़ी माँ ने कुछ देर बड़बड़ की। कहाँ से कौन जाति का मैल उठा लाया, बहुत खुश हो रहा है कि पढ़ाएगा। लेकिन अलका जब बच्चे को सास की गोद में लिटाती तो बूढ़ी नम आँखों से उठा लोरी गाने लगती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। 2 वर्ष के बच्चे का तीसरा वर्ष प्रारंभ होने के पहले मुंडन हुआ, नामकरण हुआ देवा की कृपा से बच्चा मिला, इसलिए घर लौटते ही वह भागकर मंगरू के गले से लगता तो मंगरू का दिल खुश हो जाता। पर बच्चा मंगरू को जीवन साथी की तो खुशी नहीं दे सकता था। अलका भीतर से अब भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं थी, शायद इसीलिए अब प्रत्येक छुट्टी में मंगरू अलका को बाहर घुमाने नहीं ले जाता। एक आदिवासी गरीब स्त्री के साथ घूमता। कांता व गोपाल ने भी उन दोनों को साथ देखा। एक दिन अलका ने भी उन दोनों को पकड़ा तो घर में कोहराम मच गया। मंगरू बार बार अलका को रोते रोते समझा रहा था, तू ही बता, मैंने तो तुझसे प्यार किया, तो इसलिए दूसरी शादी का सोचा तक नहीं, पर हूँ तो मर्द, मुझे देर सवेर औरत तो लगती ही है। तू बता, यदि मैं नशा कर पड़ा रहूँ तो तू व देवा भाई कैसे पलेंगे? तेरा मैं और इलाज नहीं करवा सकता। भले ही रहे, खा पी मस्त रहे, कभी कभार ही तो मैं जाता हूँ, मैं तो प्यार तुझे ही करता हूँ। दोनों रो धोकर सामान्य जीवन जीने लगे। अलका को पति की बात भी समझ में आ गई। बड़े बड़े घरों में दूसरी स्त्री घर बाहर बनी रहती हैं तो उसमें तो कमजोरियां हैं। देवा अभी 3 वर्ष का पूरा नहीं था, तब भी धीरे धीरे चलता फेल में बने शिव मंदिर तक गया और अपने पैर नाप के से चप्पल चुरा लाया। अलका का सारा गुस्सा उसी पर फूटा। तू मेरी बची कुची नाक भी कटवाएगा? और उसने उसे बिना कुछ खाना दिए धूप में खड़ा रखा। बस मंगरू के आते ही भूखे देवा ने उसके गले लग कोहराम मचा दिया। अंत में अलका को एक थप्पड़ जड़ दिया। देवा को गोद में उठा वह जलेबी दिलवाने गया। 1 घंटे तक उसने बच्चे को मन बहलाया। लौटा तो माँ रो रही थी। बचुआ बहू कुछ न बोले कहाँ चली गई। देवा को गोद से उतार जब मंगरू अंदर आया तो उसने देखा अलका ने रस्सी से फांसी लगा ली। सारी फेल वहाँ एकत्रित हो गई। अलका का सब कई कंधों पर होकर शमशान घाट में जल गया। मंगरू पुनः अकेला अपनी माँ के साथ देवा का वजन उठाए सुप्त रहने लगा। जिंदगी उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद फेल थी। 1 माह पश्चात वह हट्टी कट्टी आदिवासी स्त्री उसे ढूंढते हुए उसके घर तक आ पहुंची। मैं सोची क्या हो गया, तू 1 माह से नहीं आया? पन्नी भोले चेहरे से बोली। मंगरू मरता क्या न करता, वह अलका को खो बेचैन था। उसने रोते रोते सच बताया। पन्नी अब मंगरू के ही घर रहने लगी। उसके वहाँ रहने पर किसी ने कुछ न कहा। वही बात चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। पन्नी बाटी अच्छी बनाती थी। मंगरू ने भी आसपास के पड़ोसियों को मन से खिलाई। एक दिन पन्नी ने बड़का बाबा की स्थापना घर में की तो गुड़ की जलेबियों का प्रसाद बांटा। सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन माँ व मंगरू उदास थे। पन्नी मंगरू के सीने से लिपटी रहती, परंतु वहाँ तो अंदर अलका थी। मंगरू की जिंदगी में वही सब कुछ थी।
साधारण सा सिपाही एक असाधारण प्रेम से भरा ही रहा। 1-2 साल ही में देवा पक्का चोर हो गया। वह चोरी के लिए मंदिर ही चुनता, पर बदल बदल कर। आखिर पुजारी व भक्तों ने एक दिन उसे पकड़ ही लिया। वह बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु धार्मिकता के बंदों ने उसे क्षमा न कर पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने उसे बाल संरक्षण में भेज दिया। अब देवा का भविष्य तो और भी उस जगह असुरक्षित हो गया। महत्वाकांक्षाएं तो पैदाशी मनुष्य में रहती ही हैं। जीवन एक चक्रव्यूह है। यदि जीवन को पास करना है तो इंसान को श्रम के साथ बुद्धि का प्रयोग करना ही चाहिए। फेल के लोग बुद्धि के प्रयोग से शून्य हैं। जनता मंच के सदस्यों से दूसरी शाम ही मगरू रूबरू होकर गिड़गिड़ाया तो कांता ने कुछ सख्ती से उसे ये कहा, अल्प बुद्धि को संतुलित करने हेतु रोज कठिनाइयों के घेरे में भी बुद्धि को तेज करते रहना चाहिए। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे वातावरण व देवा की जन्मजात स्थितियों में देवा स्वयं को संभाल नहीं सका है। गांधी जी ने भी कहा था, बुद्धिमान तो सभी होते हैं, पर समय समय पर उसे तेज करते रहना चाहिए। मेरे देवा को छुड़ा दे, बस एक बार, मैं उसे संभाल लूँगा। मगरू दहाड़े मार रोता रहा। तुम अपनी स्थितियों को संवारने में लगे रहे और वह अपने जन्मजात वातावरण के कारण स्वयं फेल हो गया। उसकी निम्न श्रेणी की आदतें असभ्यता, निरक्षरता, मानवता, नैतिकता से अनभिज्ञता से जीवन में वह फेल हो गया। ऐसे लोगों से तो आपकी ये पंचम की फेल भरी पड़ी है। यही फेल नहीं, ऐसी फेल तो प्रत्येक महानगर में कहीं न कहीं उग ही आती है। कांता ने सख्त आवाज़ में दोहराया। अब तो मंगरू तुम 2 वर्ष अन्य कामों में व्यस्त रहो। देवा तो समय पर ही छूटेगा। ठीक है। और मगरू हाथ जोड़कर घर वापस आया तो पत्नी बढ़िया दोने पत्तल बना रही थी। खुश होकर वह बोली, मैं इन्हें हाट में बेचूंगी, 50-60 तो मिलेंगे। मैं दाल चावल का बंदोबस्त तो कर ही लूँगी। रे तू ऐसी मरियल शक्ल ना बना। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। मैं तो जंगली बेल हूँ ही, जंगल में उगी। वहाँ असभ्य थी, बिना जानकारी के यदा कदा पैरों में लगी जंग को छुड़ाना भी चाहा, पर कीचड़ में ही तो रही, वही आदत बन गया। कुछ संतुष्ट हो मगरू हंसा। अब भी मैं असभ्य अपड़ सा रह रहा हूँ। चाहता तो था कि अलका के साथ साथ ऊंची उड़ान भरूंगा, दोनों हेड कांस्टेबल बनेंगे, पर वह फेल हो गया। कुछ माह बाद ही मंगरू को लोग गंदे कपड़े पहने कहीं भी खड़े हो कोने में हंसता हुआ देखते। पन्नी उसे पकड़कर घर लाकर सुला देती। विजय शुक्ला के न रहने पर सुमित्रा कुछ माह बहुत खुश रही। दोनों बेटे भी पिता के न रहने से प्रसन्न थे। रोज घर में खान पान में अयासी बढ़ी। सुमित्रा ने सोचा, अच्छा हुआ मर गए, वरना रोज एक ही बात, पैसा बचाओ, अकारण खर्च ना करो। स्वयं रेखा के घर जाकर मस्ती मारते। घर में 2 नौकर बढ़ गए, पर 3 माह बाद ही बड़े बेटे ने सारे बैंकों की चेक बुक पास रख ली। स्वयं ही चेक काट पैसे निकालता। इसके बाद सुबह शाम माँ से ही तरह तरह के पकवान बनवाता। सुमित्रा के घर के अतिरिक्त कहीं भी जाने हेतु कार के लिए बेटों से गिड़गिड़ाना पड़ता। घर में कोई भी आता तो पहले अजय पूछताछ करता, तब वह माँ से मिलने देता। माह पूरा होता कि अजय सुमित्रा पर दबाव बनाता, आपके नाम जो गांवों में ज़मीन है वह मेरे नाम कर दो। मजाल थी कि सुमित्रा उसे मना करती। एक दिन उन्होंने पूछताछ प्रारंभ की तो अजय ने उन पर हाथ उठा दिया। तब से सुमित्रा एकदम खामोश हो गई। चुपचाप फूल तोड़ सुबह की 4 रोटी व सब्जी पानी ले पास वाले इस्कॉन के मंदिर में चली जाती। शाम तक लौट चुपचाप सो जाती। अब वे दिन भर यही सुनती रहती। दूसरे को संभव बनाने की प्रक्रिया आस्था है, दृढ़ता है। दूसरों से जुड़ना, एक होना ही मनुष्यता है, जिसे एहसासना एक कठिन जीवन यात्रा है। आत्मा व चेतना ही ईश्वर है, प्रत्येक अनुभव ही ईश्वर है। शायद ये उसकी निरक्षरता में ही पिछड़ापन बन गया। वे पति की एक कमी से ही राक्षसी बन गई। प्यारी बेटी की निकासी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, पर अब वे विजय के स्वभाव शांत व्यवहार को स्मरण कर सिर से धुनती रह जाती। मुझे क्षमा दे दो, मैं अगले जन्म में तुम्हारी सेवा करूंगी, सूरज किरण पर उजाला करूंगी, चेतना के धागों के बल पर तुम्हें अन्याय से बचाऊंगी।
कुछ समय तक तो कांता उसकी इस दुर्दशा व पीड़ा पर मौन रही, पर वह माँ से अलग अपने पिता की बेटी थी। उसने माँ को क्षमा किया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर विलाप करती माँ को उठा अपने कमरे के पीछे एक कमरा बनवा उन्हें वहाँ रहने दिया। अब सुमित्रा चेतन स्थिति में थी। उसे बेटी के कंधे से कंधा मिला काम करने में अजीब सी स्फूर्ति अनुभव होती। उपेंद्र जी ने उन्हें समझाया कि अन्याय सहना भी अपराध है। तुम अपने हिस्से की जायदाद के लिए कोर्ट में केस लगवा दो, उसे पाकर परमार्थ में लगा दो, पर अयासी हेतु बेटों को तो न दो। सुमित्रा ने ऐसा ही किया, जीवन प्रवाह को गति प्रदान कर दी। एक दिन कांता मंगरू के साथ टहलने निकली तो कुछ दूर जाने पर उन्हें एक लंबी चौड़ी जमीन व उसमें नाव के आकार का 1-2 मंजिला मकान दिखा। मंगरू, यहाँ कौन रहता है? खन्ना साहब ईंट बनाने के ठेकेदार हैं, 3 बेटे हैं। छोटा बेटा सुरेंद्र टीटू इनके साथ काम करता है। बड़ा धर्मेंद्र इंजीनियर है, वो चंडीगढ़ में पोस्टेड है। जितेंद्र मझला मिलिट्री में है। खन्ना साहब धार्मिक मनोवृत्ति के हैं ना? ठीक बोला ना, वैसे हैं। बहुधा जनता मंच में चंदा भेज देते हैं। वे सदा यही कहते हैं कि सत्य अपना अपना अलग होता है, उसका पालन अंधेरे करते तो अंधेरी जिंदगी में उजारे भरता है। तभी मैं खुश होने की इच्छा रखता हूँ, दूसरों को जीत की इच्छा की ताकत बढ़ाने को कहता हूँ। अति उत्तम। मुड़ती कांता को आवाज़ सुनाई दी, कांता जी घर पर पधारे, वापस न मुड़े। कांता ने पलट कर देखा तो एक बेहद सभ्य सी महिला बंगले के छज्जे से उन्हें पुकार रही थी। कांता ने मंगरू से कहा, तुम कुछ समय तक प्रतीक्षा करो, मैं आती हूँ। नहीं दीदी, आप मिलकर आए, मैं गेट पर हूँ। कांता अंदर घुसी तो महिला ने उसे बाहों में भर कहा, आपकी कितनी चर्चा मैंने सुनी, अब तो आपको मेरे हाथ की मठरी खाकर ही जाना होगा। कांता भी हंसकर बैठी व मठरी खाने लगी। बहुत अच्छी बनी है। हम पंजाबियों की ये विशेष डिश है। एक दिन छोले भटूरे भी बनाऊंगी। आप बताएं, मुझे भी अपने साथ कुछ काम करने का अवसर कब प्रदान करोगी? खन्ना साहब को तो ईंट भट्टों से फुर्सत नहीं। ये तो बेहद प्रसन्नता की बात है नमिता। आपका जब भी मन हो अपनी इस दोस्त के पास एक कप चाय पीने आ जाया करो। जी जरूर। कांता ने बाहर आकर देखा कि मंगरू भी मठरियाँ खा चाय पी रहा था। इसका अर्थ यह है कि नमिता एक शालीन व सभ्य महिला है। घर पहुंची तो माँ को उपेंद्र जी से बात करते देख कांता खुश हो गई। कांता सोच रही थी, भारतीय समाज आज भी पुरुष वर्चस्व का ही है, तब भी वे स्त्री के साथ अपने सहज संबंधों को स्वीकारते नहीं। कुछ समय तक भाई पुत्र व दोस्त बने रहते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी नज़र में अदम्य काल से छुपी काम वासना हल्के हल्के फुफकारने लगती है, मानो कह रही है, बहुत हो गया पवित्र रिश्ता, अब तो मुझे तुम्हारा शरीर ही चाहिए। शायद भविष्य में उपेंद्र जी का भी यही प्रस्ताव उन पर हावी हो जाए। इसके पूर्व ही कांता स्वयं को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना लेना चाहती है। वह यह कठोर सत्य जानती है कि अभी तो सचमुच इस जंगली बेलों से भरी फेल में उपेंद्र जी की सभ्यता में सुरक्षित है, पर कह नहीं सकते कि इस परिस्थिति में कब इन फेलियरों में उसे पकड़ने की इच्छा जाग जाए, क्योंकि है तो यहाँ सभी मूल्यहीन। फिलहाल तो संपूर्ण पात्रों में पेट की भूख ही अनिवार्य है। दूसरे दिन मैं अपनी स्कूटी पर सवार बाजार गई। MR10 में बने नए महाविद्यालय की प्राचार्या के पास पहुंची। उन्होंने पूछा, हिंदी में MA किया है तो PhD भी तो कर डालो। हमारे यहाँ अभी अतिथि प्रोफेसर की जगह खाली है, वहाँ कुछ तो हेल्प हो जाएगी। मीता अग्रवाल मात्र अनुशासन प्राचार्य ही नहीं थी, वह बुद्धिजीवी व सामाजिक सरोकार से जुड़ना भी पसंद करती थी। उन्होंने कांता को जवाब भी दिया। वह जनता मंच से भी जुड़ गईं। अगले माह जनता मंच के सब लोग पंचम की फेल का सर्वे करने निकले तो नालियों से निकली दुर्गंध से जूझती फेल पर पहुंची मीना जी ने नाक पर कपड़ा लगा लिया तो उपेंद्र जी हंसे। मैडम, बाहरी गंदगी से काबू पाने हेतु स्वच्छता अभियान चालू है, पर आंतरिक संस्कारों से कैसे लड़ेंगी? यही तो हम सबको सोचना है। अब देखिए, भोला पिता की गरीबी से जूझ रहा है। भगवती माँ की दयनीयता का भुगतान कर रही है। भोला फोटोग्राफी से खुश है,
पर इतना एक्सपर्ट नहीं कि रोटी रोजी कमा सके। उमा गरीबी के बोझ तले दबी है। वे सब चाहते तो हैं कि इनके पास अच्छा काम हो, फ्रिज, कूलर, स्कूटी हो, पर उतना कमा नहीं पाते, ना ही उतनी योग्यता है। तब झुंझलाहट में छटपटाते और जिससे भी क्षणों में कुछ अच्छा लगता वही माध्यम अपना लेते, जैसे शराब, जुआ, रैप, चोरी आदि। इन अपराधी मनोवृत्तियों के कारण उन्हें कितनी सारी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ती, बस यही वे नहीं समझ पाते। भोगते हैं, रोते कलपते हैं, यदा कदा तंत्र मंत्र, पंडित, ओझा व मंदिर की शरण ले और भी अधिक जघन्य कर्मों में उलझ जाते हैं। अपनी कमजोरियों को ताक, आसपास के लोगों की ऊंची उड़ान देख, स्वयं गरीबी से चिपका होने पर संत्रास, निराशा से कभी कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन कुछ कमजोरियों पर वे कुछ साक्षर हो गए, ये समझ सकते हैं कि जिनके बेहूदे कामों में वे उलझ रहे हैं उसका दुष्परिणाम ही होता है, और उन्हें हम यही तो सिखा सकते हैं न उपेंद्र जी, वरना हम मंत्री या अरबपति तो नहीं कि कहीं खुल जा सिमसिम और सोना टपकने लगे। इसके लिए अली बाबा का जादुई चिराग ढूंढना पड़ेगा। उपेंद्र हंसने लगे। इनके जन्मजात वातावरण भी उनकी इस मना स्थिति के उत्तरदायी हैं। पंडित गोपाल हंसने लगे। तो हो जाए कोई कविता। कांता ने भी मुस्कुराकर कहा, उपेक्षितों की पीड़ा, एहसास एक निर्मलता है गरीब का, यदि समझे तो दर्द ही दर्द है। सच है पंडित जी, ये सब देखना व सुधारना सरल नहीं। देखकर बात करना, आदर्श को अपनाना कठिन रहता है, क्योंकि जन्मजात संस्कारों का बीज इतना गहरा धंसा होता है कि पेड़ में कितनी भी खाद डालो पर कीड़ा लगकर वह शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। तो अभी आप सुन रहे थे कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का गद्यांश। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।